पाकिस्तान की इमेज में मैसिव मेकओवर आया है। जहां पर एक समय पाकिस्तान को टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए जाना जाता था, अब वही पाकिस्तान यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, जो कि एक मेजर चैलेंज हो सकता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। पाकिस्तान को ये जो मीडिएटर का रोल मिला है, इसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ पर हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से ग्लोबल कंट्रीज़ ने पाकिस्तान के इस रोल पर रिएक्ट किया है, कैसे पाकिस्तान को ये रोल मिलता है, क्या क्या चैलेंजेस पाकिस्तान फेस करेगा और फाइनली क्या रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी रहेगी इंडिया की, उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं किस तरह का इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर। इंडिया के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक चैलेंज खड़ा हो गया है। इससे पहले इंडिया पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करना चाहता था। इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान ग्लोबली या फिर इंटरनेशनल सर्कल्स में अकेला पड़ जाए, मगर यहाँ पर पाकिस्तान ने ये जो मीडिएटर का रोल लिया है, उसके बाद पाकिस्तान की ग्लोबल डिप्लोमेटिक इमेज और अच्छी हो गई है। यहाँ पर पाकिस्तान यूएसए और ईरान दोनों को ही सीज फायर के लिए राजी कर लेता है और साथ में जो आने वाले समय में पीस टॉक्स होंगे वो भी पाकिस्तान कंडक्ट कराएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान की इमेज को एक मेकओवर मिला है, जो कि एक डिप्लोमेटिक चैलेंज बन गया है इंडिया के लिए। दूसरी बात यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान की पहले इमेज थी ट्रबल्ड स्टेट की, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ाने की, उस इमेज को भी यहाँ पर पाकिस्तान चेंज करता हुआ दिखता है। अब पाकिस्तान की इमेज रीजनल स्टेबलाइजर की हो जाएगी। अगर पाकिस्तान सक्सेसफुली मीडिएशन टॉक करा देता है तो पाकिस्तान इस पूरे रीजन में पीस ब्रोकर का काम करेगा, जो कि उसकी इमेज को एक मैसिव बूस्ट देगा। तीसरा यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडिया के लिए आने वाला है वो है स्ट्रेटेजिक रिस्क का। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर काफ़ी डिपेंडेंट हैं ऑयल और गैस के ट्रेड के लिए। जैसे ही यहाँ पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वेस्ट एशियन सिक्योरिटी में बढ़ेगा, मैरीटाइम डिस्कशन में बढ़ेगा, तो इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर साइलेंट हो सकता है और इंडिया के यहाँ पर जो एनर्जी इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसको पाकिस्तान हैम्पर कर सकता है। तो ये भी एक फॉरेन पॉलिसी चैलेंज इंडिया को फेस करना पड़ सकता है। अब आती है बात कि किस तरह से दूसरी कंट्रीज़ ने पाकिस्तान के इस रोल को लिया है। यूएसए पाकिस्तान को एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरह देखता है। यूएस का यहाँ पर कहना है कि पाकिस्तान की वजह से सीज फायर हो पाया और ये जो लड़ाई लंबी चल सकती थी और ये जो कॉन्फ्लिक्ट लंबा चल सकता था, उसको रोकने में पाकिस्तान ने हेल्प की है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइस क्राइसिस कंट्रोल हो सकती हैं। दूसरी तरफ ईरान का यहाँ पर कहना है कि वो पाकिस्तान को ब्रदरली नेबर की तरह देखता है, वो उसके लिए एक बफर स्टेट है। मगर साथ साथ यहाँ पर ईरान इस बात को भी जानता है कि पाकिस्तान ज़्यादा सऊदी अरेबिया और यूएसए के करीब है। इस चीज़ को लेकर वो यहाँ पर कॉशियस भी है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इजराइल पाकिस्तान के इस रोल को लेकर कन्विंस्ड नहीं है। इजराइल के एम्बेसडर रूवेन अजन ने कहा कि पाकिस्तान कतर और टर्की की तरह एक फैसिलिटेटर है, ना कि कोई क्रेडिबल प्लेयर जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट को मीडिएट कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है इजराइल का। तो ये तो बात हुई ग्लोबल रिएक्शन की। आइए अब समझते हैं कि किस तरह पाकिस्तान मीडिएटर बनता है। सबसे पहले यहाँ पर हमको समझना होगा कि पाकिस्तान धीरे धीरे यूएसए के करीब गया। इसकी शुरुआत होती है 2025 में, जिसको क्रिप्टो डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व अनाउंस करता है। पाकिस्तान बेसिकली यूएसडी यानी कि क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना चालू करता है, इंटरनेशनल पेमेंट्स उसमें करना चालू करता है, रेमिटांसेस भी पाकिस्तान यूएसडी में लेना चालू करता है। और जिस कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तान काम कर रहा है वो बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की ही कंपनी है। तो इस तरह से पाकिस्तान अलाइन होता है यूएसए से। इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान यूएसए से अलाइन होता है। यूएसए को वो यहाँ पर इन्वॉल्व करता है ताकि टेंशंस कम हो सकें। उसके बाद पाकिस्तान सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट इन देशों के साथ मिलकर काम करता है ताकि वो एक मल्टीलेटरल स्ट्रेटेजी बना सके। इस तरह से पाकिस्तान धीरे धीरे अपने रोल को बूस्ट कर रहा था। और क्योंकि इस समय यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हैं और साथ साथ पाकिस्तान ईरान का नेबर भी है, इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान को मीडिएटर का रोल मिल जाता है। अब आती है बात चैलेंजेस की। क्या क्या चैलेंजेस पाकिस्तान फेस कर सकता है एज अ मीडिएटर, आइए उनको समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पर चैलेंज जो पाकिस्तान अभी फेस कर रहा है वो है लेबनान का इशू। सीज फायर के जो पॉइंट्स हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि लेबनान पे भी अटैक रुकने चाहिए। इजराइल डिसएग्री तो करता ही है, मगर साथ साथ लेबनान पर स्ट्राइक भी करता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शरीफ का कहना है कि सीज फायर में लेबनान भी इंक्लूडेड है, मगर इजराइल डिसएग्री करता है और हजबुल्ला के टारगेट्स को आज भी वो अटैक करता है। दूसरा चैलेंज है न्यूक्लियर इशू का। यूएसए चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रिड्यूस करे, मगर ईरान इस चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ईरान ने जो अपने कल 10 पॉइंट प्रेजेंट किए थे उसमें भी साफ साफ लिखा है कि ईरान विल कंटिन्यू यूरेनियम एनरिचमेंट। तीसरा चैलेंज है यहाँ पर इंटरनल प्रेशर का। पाकिस्तान को यहाँ पर यूएसए के एक्सपेक्टेशन को बैलेंस करना है, क्योंकि यूएसए ये समझता है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि पाकिस्तान उसके इंटरेस्ट का ख्याल रखेगा, मगर पाकिस्तान को इस्लामिक वर्ल्ड के सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखना है, गल्फ कंट्रीज़ के सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखना है, और साथ साथ पाकिस्तान को यहाँ पर
मिलिट्री स्ट्रेटेजी का भी ध्यान रखना है। बेसिकली यूएसए ने जो पीस के लिए 15 पॉइंट्स दिए हैं और ईरान ने पीस के लिए जो 10 पॉइंट दिए हैं, उन पॉइंट्स में जो विरोधाभास है वही सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर दोनों कंट्री एग्री नहीं करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो ईरान का है उस पर जो सैंक्शन लगाए हैं यूएसए ने, वो उसको नहीं हटाएगा। यूएसए चाहता है कि ईरान हिजबुल्ला और हमास को सपोर्ट ना करे, मगर ईरान की ये डिमांड है कि यूएसए यहाँ से पूरी अपनी आर्मी हटा ले, और साथ साथ सबसे बड़ी जो डिमांड है यहाँ पर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परमानेंटली रीओपन रहे, मगर ईरान चाहता है कि उसका कंट्रोल बना रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। तो ये कुछ टफ पॉइंट्स है जिस पर नेगोशिएशन होगा, और यहाँ पर देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरह से इन पॉइंट्स के बीच में मीडिएट करवा पाता है। तो बेसिकली ये सब चैलेंजेस आने वाले हैं पाकिस्तान के सामने। आइए अब समझते हैं इंडिया का यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स हो सकता है और किस तरह से इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी चेंज करेगा, उसको समझते हैं। सबसे पहले इंडिया ने यहाँ पर डायरेक्ट इंगेजमेंट को फॉलो किया है। इंडिया इस वक्त डायरेक्टली यूएसए से बात कर रहा है। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, और वो वहाँ पर इंडिया के इंटरेस्ट को लेकर बात करेंगे, चाहे वो ट्रेड हो या मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये पूरे इंटरेस्ट वो डिस्कस करेंगे डायरेक्टली यूएसए से। साथ साथ यहाँ पर वेस्ट एशिया को भी अप्रोच किया जा रहा है। इंडिया यूएई और गल्फ कंट्रीज़ के साथ डायरेक्टली बात करेगा। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर 11 से 12 अप्रैल के बीच में यूएई जाएंगे, जहां पर वो इन कंट्रीज़ के साथ रीजनल इंटरेस्ट को और इंडिया के इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक टोन को भी एडजस्ट किया है। इंडिया यहाँ पर आउटराइटली पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, वो अब एक न्यूट्रल स्टांस ले रहा है और फोकस कर रहा है टेक्निकल एक्सपर्ट्स पर, जैसे कि यूएसए के 15 पॉइंट क्या हैं, ईरान के 10 पॉइंट का प्लान क्या है, और यहाँ पर किस तरह से पीस आ सकता है। पीस को प्रायोरिटी देते हुए इंडिया यहाँ पर न्यूट्रल स्टांस रखा हुआ है। इंडिया यहाँ पर फोकस कर रहा है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पर और टेक्निकल नेगोशिएशंस पर। तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया ना तो किसी के फेवर में है, ना तो किसी के अगेंस्ट। इंडिया यहाँ पर न्यूट्रल स्टांस लेकर अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर इंडिया की इनिशियल तौर पर हमको देखने को मिलती है। मगर सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडिया के सामने आया है वो है पाकिस्तान राइज एज अ मीडिएटर, जो कि रीजनल पावर डायनामिक्स को रिशेप करता है। और किस तरह से इंडिया अपनी वेस्ट एशिया स्ट्रेटेजी को चेंज करेगा, ये आने वाले समय में ही हमको पता चलेगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होनी चाहिए इंडिया की स्ट्रेटेजी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा पाकिस्तान रोल एज अ मीडिएटर। आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सबको टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।